गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन। रेशो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन। बट उससे पहले जब हम डिवाइड करते थे 2 और 3 पार्ट्स में, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। हमें क्या कहा हुआ है, डिवाइड करना है 3600 बिटवीन ए बी एंड सी। हमारे पास कुछ अमाउंट है, वो क्या है 3600, उसको हमें ए बी सी में डिवाइड करना है, सो डैट ए हैज़ थ्राइस एज मच एज बी एंड बी हैज़ हाफ एज मच एज सी। तो यानी कि पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हमें क्या दिया होता था, 2:3 या फिर 2:5:7, इस तरीके से हमें दिया होता था विद द उसके फिर हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट निकालते थे। और ए हमें क्या दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है। बट इस बार हमें रेशो नहीं गिवन है, रेशो की जगह पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ए के लिए, ए हैज़ थ्राइस एज मच एज बी एंड बी हैज़ हाफ एज मच एज सी। अब देखिए हमें ए के बारे में और बी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमारे लिए सफिशिएंट है कि कैसे हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, और सी के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो हमारा अपना मेथड है, लेकिन आपको जिस मेथड से समझ आता है आप उस मेथड से करिए, आपका अपना मेथड भी हो सकता है। अब देखिए हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किस तरीके से करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा सी है वो क्या है, हमारा एक्स है। सी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसलिए मैंने सी को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, अब हमें बोला हुआ है मैं सी से ए पर जाऊंगी, सी से कहाँ पे जाएंगे हम, ए पे। अब बी के लिए हमें क्या बोलना है कि जो बी है वो है हैज़ हाफ एज मच एज सी, यानी कि जो सी है वो किसका, सॉरी जो बी है आपका वो किसका हाफ है, आपके सी का हाफ है। देखिए यही बोला हुआ है, जो बी है वो हाफ है एज मच एज सी, यानी कि जो सी है आपका, यानी कि सी आपका एक्स है, तो बी जो है वो सी का क्या है, हाफ है। तो हमने ले लिया हाफ ऑफ एक्स ले लिया। अब देखिए ए के बारे में क्या बोलना है, अब बी से मैं जाऊंगी ए पे। ए के लिए बोला है ए हैज़ थ्राइस एज मच एज बी, यानी कि जो भी बी है ए उसका क्या है, थ्राइस है। जो बी है आपकी, जो बी की जो आपने वैल्यू निकाली है, ए उसका थ्राइस है, ए हैज़ थ्राइस एज मच एज बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 और एक्स बाय में 2, बिल्कुल लिख सकती हूँ मैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए इज इक्वल्स टू 3x बाय में 2। तो यानी कि मेरे पास a की वैल्यू आ गई 3x/2 और b की वैल्यू मैंने क्या निकाली, x/2। b की वैल्यू क्या निकाली आपने, x/2। c को आपने क्या लेट कर लिया था, x लेट कर लिया था। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे मैंने c, a और b की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इसका यूज़ करूँगी क्या, अपना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट निकालने में। अब हमें क्या करना है, 3600 को डिवाइड करेंगे किसमें, ए बी और सी में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट लिख सकती हूँ इसको मैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए मैं किसकी वैल्यू लूँगी, ए की वैल्यू लूँगी। फर्स्ट पार्ट के लिए किसकी वैल्यू लोगे आप, ए की। अब ए को आपने डिवाइड, ए की वैल्यू है और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर क्या लिखते थे आप, एक्स रेशो वाई। अगर यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करना होता था तो ऊपर क्या लिखते थे आप जब डिवाइड करते थे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखते थे, ए। बट यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट निकलेंगे, ए बी और सी है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या मान के चलोगे, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। तो सबसे पहले आपका ऊपर एक्स आता है, एक्स यानी कि यहाँ पे मैं ले लूँ ए मेरा क्या है, एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है 3x/2, और डिवाइड में मैं क्या करूँगी, तीनों का सम करूँगी। कौन से तीनों का सम करूँगी, ए बी और सी का। ए मेरा है 3x/2, बी मैंने क्या लेट किया आपके सामने, बी हमने फाइंड किया x/2, बी हमने क्या फाइंड किया x/2, और सी हमने क्या लेट किया था x। तो यानी कि एक सी को लेट करके हमने अपने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास रेशो गिवन नहीं थी, तो हमारे पास ये वर्ड्स में इंफॉर्मेशन गिवन थी, उससे हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। तो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हमने फर्स्ट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ए बी सी की वैल्यू पुट करी, तीनों का सम किया। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, कोई भी गिवन अमाउंट आपको दिया होता था उससे आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, जैसे मार्बल्स गिवन होते थे। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि आपके पास 3600 गिवन है, आपने उसे ए बी सी में डिवाइड करना है। तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3600 से। तो आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों के लिए 3600 से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अमाउंट तो आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद आपकी क्या चेंज हो जाएगी बाद में,
अब इस बार यहाँ पे 3x/2 है, अगली बार क्या आ जाएगा, बस ऊपर b की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड पार्ट निकालोगे तो c की वैल्यू आपकी यहाँ पे ऊपर आ जाएगी x, बाकी सारा सेम होगा बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3x/2 आपका एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाले हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि x के नीचे क्या है, मैं 1 कंसीडर करके चल सकती हूँ। और अगर आप LCM लोगे 2 का, तो आप LCM लोगे नीचे तो क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। अब देखिए, तो यानी कि जो LCM लेना हम सभी को आता है, यहाँ पे 3x एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे x एज इट इज़ आएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। ठीक है, LCM लेना हम सभी को आता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 3600 आपका चल रहा है ऑलरेडी। अब आप क्या करोगे, 3x/2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे मैं डिवाइड के साइन को, ये जो डिवाइड का साइन है इसे मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मेरा 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, ये सब चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस x से ये वाला x कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यानी कि यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आई, 1/2। और हमने ये नहीं भूलना कि 3600 हमारा साथ साथ चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3600 भी आएगा, उसको भूलना नहीं है। अब आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 0 0। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 1800। फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर आएगा 1800। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड पार्ट निकाल लोगे। सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए क्या करोगे, सेकंड पार्ट के लिए क्या ऊपर रखोगे, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या रखेंगे, उसके बाद हम आगे। देखिए, ये हमने गलती कर दी थी थोड़ी सी, क्या कि यहाँ पे हमने रुपीज़ नहीं लिखा था, जो भी, क्योंकि अमाउंट है, अमाउंट के लिए रुपीज़ तो होगा ही ना। अगर 3600 को आपने डिवाइड करना है A, B और C में, तो रुपीज़ तो होगा ही। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है, बट यहाँ पे हमें लास्ट में क्या लिखना है, रुपीज़ लिखना है। कि जो A है, A के पास कितने पैसे गए थे, 1800। A के पास जो अमाउंट गया था 3600 में से, वो गए थे 1800 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए वही सेम काम करेंगे हम। सेकेंड पार्ट में हम कौन सा वेरिएबल की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, अब हम रखेंगे अपने सेकेंड पार्ट के लिए b की वैल्यू को ऊपर। अब b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी b की वैल्यू आपने निकाली थी x/2। इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, क्या इन्फॉर्मेशन थी, b as हाफ एज मच एज c, क्योंकि c को अगर आपने x सेलेक्ट किया था तो b उसका हाफ ही होगा, यानी कि हाफ ऑफ x ही होगा। तो इसको ऊपर रख के नीचे वाले सारे एज इट इज आ जाएंगे। तो मैं नीचे वालों को डायरेक्ट लिख दूं, नीचे में क्या आएगा, ये सारे इनका सम ही होगा, 3x/2 प्लस में x/2 प्लस में x। तो यानी कि इन सबको सॉल्व करके मेरा क्या आया था, 6x/2, 6x/2। लास्ट में मैंने लिख दिया क्योंकि नीचे वाला तो एज इट इज ही होगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये x/2 एज इट इज़, ये मेरा डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 6x नीचे आ जाएगा, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3600, मल्टीप्लाई में 3600 आपका चल रहा है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/6 बचा, जो भी कुछ बच गया था एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। 1/6 मल्टीप्लाई में 3600। तो आपको पता है कैसे कट होगा, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। तो यहाँ पे ₹600 किसके पास चले गए, बी वाले के पास कितने चले गए, 600 रुपीज़ चले गए। और थर्ड पार्ट जब आप निकाल लोगे उसमें क्या आएगा, उसमें क्या ऊपर आ जाएगा, 3x/2 A के लिए था, हाँ। थर्ड पार्ट के लिए क्या था, x सेलेक्ट किया था आपने, अब नीचे वही आ जाएगा। नीचे क्या आएगा इस बार, 6x/2, ये वाले एज इट इज चलेंगे, 6x/2 इक्वल टू में x एज इट इज रखोगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ये डिवाइड का साइन, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 6x आपका नीचे आ जाएगा। थर्ड पार्ट के लिए हमने क्या रखा, x की वैल्यू किसकी थी, c की जो वैल्यू निकाली थी वो x थी, तो आपने वो वाली वैल्यू को ऊपर रखा और नीचे वाले एज इट इज इन सबको ऐड किया और आपने इसे सॉल्व किया। तो क्या आंसर आएगा आपका, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 6, x से x कैंसिल, मल्टीप्लाई में 3600 आपका ऑलरेडी चल रहा है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1200 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको 3600 रुपीज़ को A, B, C में डिवाइड करना है, सो दैट A हैज़ थ्राइस एज मच एज B एंड B हैज़ हाफ एज मच एज C। तो आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके निकाल लिया। तो कि क्या A के पास कितना शेयर गया, B के पास कितना गया और C के पास कितना गया। तो C के पास कितना गया, 1200 रुपीज़ गए। लास्ट में चाहे लिख भी दोगे कि आप A के पास कितना गया, आपके पास
1800, बी के पास 600 और 12 सी के पास आपका 1200 रुपीज़। आप इन तीनों को चाहे ऐड भी करके देख लो, आपका 3600 ही बनेगा। 1200 है, 1800 है रुपीज़ में आपका आंसर आया, और लास्ट में आपका 600 है। इन सबको आप ऐड करके देखोगे 0 0 8 6 14 15 16 कैरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। देखिए बन गया ना, 3600 को हमने डिवाइड करा था ABC में, तो हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आ गया। मुझे उम्मीद है ये डिवाइड वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोपोर्शन को। नेक्स्ट देखिए प्रोपोर्शन डिस्कस करते हैं। रेशो, अब इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं आपके, रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। फर्स्ट पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं रेशो, नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन में आपको 4 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, जैसे रेशो में 2 क्वांटिटीज़ गिवन थी। अब इसमें जो 4 क्वांटिटीज़ है वो वैसे भी वेरिएबल की फॉर्म में होंगी, P Q R S। अब इसमें क्या, अगर इन 4 क्वांटिटीज़ को हमें प्रोपोर्शन में कहना है तो हम क्या बोलेंगे कि जो P रेशो Q है वो किसके इक्वल है? R रेशो S के। और आप इसे कैसे डिनोट कर सकते हो? P रेशो Q, और ये किसका साइन है? आपका प्रोपोर्शन का साइन है, जिसे आप इक्वल का साइन, और ये वाला जो साइन है आपका, जो 2 कॉलन आपको दिख रहे हैं, उसे आप बोलते हो प्रोपोर्शन का साइन है। और ये क्या है? R रेशो S। तो आप इसे रीड कैसे करोगे? P is to Q as R is to S, P is to Q as R is to S। यानी कि ये 4 क्वांटिटीज़ आपकी प्रोपोर्शन में तब कही जाएंगी जब आपकी P रेशो Q किसके इक्वल होगी? R रेशो S के। अब भैया हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया, 18 है, 14 है, या 45 है और 35 है। मान लीजिए ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे हमने रेशो में समझा था। इन नंबर्स को क्या कहोगे? ये नंबर्स जो है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, आर इन प्रोपोर्शन और नोट। अभी हमें ये चेक करना है, जो आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है। अभी हमने सीखा था प्रोपोर्शन में कोई भी 4 क्वांटिटीज़ कब प्रोपोर्शन में होंगी? जब P रेशो Q किसके इक्वल होगी? R रेशो S के इक्वल होगी। तो सेम ऐसे करके देख लेते हैं, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, ये S की वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना है? P बाई Q किसके इक्वल होना चाहिए? R बाई S के, यानी कि 45 बाई 35। जो मैंने P Q R S की वैल्यू है वो मैंने कहाँ पुट करी? वो मैंने यहाँ पुट करी। P रेशो Q इज इक्वल्स टू R रेशो S में। अगर ये इक्वल आ गए, डेट मीन्स ये जो आपकी 4 क्वांटिटीज़ हैं ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं कह सकते आप। तो अब ये देखिए क्या ये प्रोपोर्शन में है। अब देखिए अगर मैं इसको कट करना चाहूँ, मुझे पता है दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, हमें पता है 2 9 18, 2 7 14। ऐसे ये 5 के टेबल में आते हैं, 5 9 45, 5 7 35। तो दोनों में क्या आ रहा है? 9/7 किसके इक्वल आ रहा है? 9/7 के ही इक्वल आ रहा है। इक्वल और प्रोपोर्शन बात एक ही है। तो यानी कि हमने ये देखा, ये जो 4 नंबर्स हमें गिवन थे ये आपके प्रोपोर्शन में थे, ये आपके प्रोपोर्शन में है। तो आप कहोगे यस, ये जो आपके नंबर्स हैं ये आपके प्रोपोर्शन में हैं। अब देखिए इसके लिए कुछ 1-2 पॉइंट्स क्या हैं आपके, कि जो आपका बीच की 2 टर्म्स हैं, बीच की 2 टर्म्स यानी कि जो आपके बीच में, पहले ये देखते हैं इसमें फर्स्ट टर्म क्या है। आपकी फर्स्ट टर्म है 18, सेकंड टर्म है आपकी 14, थर्ड टर्म है आपकी 45, फोर्थ टर्म है आपकी 35। जैसे हमने उसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सीखा था, ऐसे ही सेम इसमें जो पहली क्वांटिटी है फर्स्ट टर्म, सेकंड क्वांटिटी है सेकंड टर्म, थर्ड क्वांटिटी थर्ड टर्म, फोर्थ क्वांटिटी आपकी फोर्थ टर्म। इसमें कंडीशन ये है, उसमें हमने ये सीखा था रेशो में कि जो आपकी काइंड है वो क्या होनी चाहिए? सेम। रेशो की काइंड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कि अगर काइंड सेम ना हो, आप लेंथ को लेंथ से कंपेयर ना करो, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले रेशो के लिए कंडीशन यही होती थी कि आपकी काइंड सेम होनी चाहिए। बट इसमें क्या कंडीशन है? इसमें मान लीजिए आपकी 2 काइंड सेम हो जाएंगी और 2 काइंड डिफरेंट आपकी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपकी सेम काइंड में हो। जैसे कि फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ मान लीजिए रुपीज़ में हो गई, लास्ट 2 क्वांटिटीज़ आपकी किलोग्राम में हो गई। तो यानी कि आप इसमें क्वांटिटीज़ ज़रूरी नहीं है आपकी सेम हो, सेम काइंड की हो, ये ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हमने क्लियर किया कि ये जो है आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आपकी फोर्थ टर्म है। और इसमें एक फॉर्मूला काम करता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम्स का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखिए एक्सट्रीम क्या है और मीन क्या है वो तो हमने क्लियर नहीं किया। बीच की जो 2 वैल्यूज़ हैं, बीच की जो आपकी 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो आपकी सेकेंड टर्म और जो आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी बीच की हैं,
सेकेंड टर्म और जो थर्ड टर्म है ये आपकी बीच की है, इन्हें आप क्या बोलोगे, मीन्स। क्या बोलोगे, मीन्स। और इसका दूसरा नाम क्या है, मीन टर्म्स। जो बीच की सेकेंड और थर्ड टर्म है उन्हें आप बोलोगे मीन्स या फिर क्या बोलोगे, मीन टर्म्स। और जो आपकी बाहर वाली है यानी कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म और कौन सी, जो आपकी फोर्थ टर्म होगी उन्हें आप क्या बोलोगे, एक्सट्रीम्स। क्या बोलोगे, एक्सट्रीम्स। फर्स्ट और फोर्थ को बोलोगे एक्सट्रीम, सेकंड और थर्ड को बोलोगे मीन्स या फिर मीन टर्म्स, फर्स्ट और फोर्थ को बोलोगे एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म्स। ये समझ आया आपको। तो यानी कि हमने बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक बार इसे चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में ऐसा है। एक्सट्रीम मतलब हमने बोला फर्स्ट और फोर्थ आपका क्या है, एक्सट्रीम है। फर्स्ट और फोर्थ क्या है, एक्सट्रीम। यहाँ से समझा हमने। तो फर्स्ट और फोर्थ में मेरा है 18 और क्या है मेरा 35। और यहाँ से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब कि बीच वाले 14 और 45। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे 14 और 45, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे जो भी आएगा आपका आंसर वो बिल्कुल सेम आएगा। तो इसमें ये फॉर्मूला काम करता है। एक्सट्रीम मतलब बाहर की फर्स्ट और फोर्थ टर्म, मीन मतलब बीच वाली टर्म सेकंड और थर्ड टर्म। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला ये बन गया। आप चेक करोगे तो ये बिल्कुल इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ 9/7 आया ऐसे ही इनका प्रोडक्ट भी बिल्कुल इक्वल आएगा। तो किस तरीके से आपने ये फॉर्मूला लगाना है अभी हम ये क्वेश्चन में देखेंगे। और अब देखिए इसमें हमने ये लिखा था P रेशो क्या हूँ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ P/Q। और यहाँ पे क्या लिखा है R रेशो S, क्या मैं इक्वल टू में यहाँ पे लिख सकती हूँ R/S। इसी तरीके से लिख सकती हूँ ये क्या है हमारी, ये जो रेशो है ये हमारी किस में है, आपकी प्रोपोर्शन में है। आप इसे कैसे बोलोगे, P/Q इज इक्वल्स टू R/S। इसके इक्वल लिखोगे। और इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हो। क्रॉस प्रोडक्ट रूल कैसे बोलोगे, अगर मैं P को S से मल्टीप्लाई कर दूँ और मैं Q को R से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, PS और इधर क्या आ जाएगा, QR। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वही बन जाएगा आपका। कैसे बन जाएगा, अब आपकी देखिए P आपकी फर्स्ट टर्म थी, Q आपकी सेकेंड टर्म थी, R आपकी थर्ड टर्म बनेगी और S आपकी फोर्थ टर्म बनेगी। कौन सी टर्म बनेगी, फोर्थ टर्म बनेगी। लाइन वाइज दी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमने फर्स्ट और सेकंड को इस तरीके से रेशो में लिखा, थर्ड और फोर्थ को इस तरीके से रेशो में लिखा। तो अब ये देखिए जो PS है क्या आपकी फर्स्ट और फोर्थ टर्म नहीं बन रही, P जो और S है ये आपकी फर्स्ट और फोर्थ टर्म है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और जो आपकी Q और R है क्या वो आपकी सेकंड और थर्ड टर्म नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। तो हमने ये फॉर्मूला सीखा कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, जो बाहर की वैल्यूज़ होती है फर्स्ट और फोर्थ, वो किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मीन की, यानी कि जो बीच की दो वैल्यूज़ होंगी आपकी सेकेंड और थर्ड। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यानी कि दो रेशोज़ को हम कब बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल हो। और हमारा इक्वल का साइन भी किस में आता है, प्रोपोर्शन में ही आता है, या फिर हम इसको इस वाले साइन के साथ डिनोट करते हैं। तो हमने ये सीखा। अभी हम देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम इस पे क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x सच दैट, देखिए आपके सामने अभी आपने देखा प्रोपोर्शन में आपको 4 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी। और एक पॉइंट आपने डिस्कस किया कि जो प्रोपोर्शन है ज़रूरी नहीं उसमें सारी क्वांटिटीज़ की काइंड क्या हो, सेम हो। 2 क्वांटिटीज़ की काइंड क्या होगी, सेम होगी। 2 क्वांटिटीज़ की काइंड डिफरेंट हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है सारी काइंड की क्वांटिटीज़ क्या हो, सारी काइंड आपकी क्वांटिटीज़ की सेम हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इसे मैं इस तरीके से रिराइट करके लिख सकती हूँ, x/7 इज इक्वल्स टू में 12/84। रेशो का मतलब यही होता है कि वो मैं उनको डिवाइड करके लिख सकती हूँ, x/7 और ये इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल्स टू में 12/84। अभी आपने एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके लिए पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है वो किसका इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, 8 × 84 इज इक्वल्स टू में 7 × 12। साइड में आप रीजन लिखोगे, क्या लिखोगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। इसलिए हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला होता है। एक्सट्रीम मतलब बाहर की जो 2 वैल्यूज़ हैं फर्स्ट और फोर्थ वाली, मीन मतलब जो बीच की वैल्यू है सेकंड और थर्ड। और इस तरीके से आपको 4 क्वांटिटीज़ गिवन थी। तो आपने क्या किया, अब x की वैल्यू आपने निकालनी है। x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, x को यहीं रखोगे क्योंकि x की वैल्यू तो हमें निकालनी है। बाकी एज इट इज़ इधर आपका राइट हैंड साइड में 7 × 12 मल्टीप्लाई और यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में।
यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में 84 आपका मल्टीप्लाई में है, आप राइट हैंड साइड जाके इसे डिवाइड में ले आए। अब आपको पता है 12 के टेबल में 84 कहाँ आता है, 7 पे आता है। 12 7 ज़ा 84, तो 7 से 7 कट गया, तो यानी कि x की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो यानी कि जो एक क्वांटिटी आपको गिवन नहीं थी उसकी आपने वैल्यू निकाल ली 1। अब चारों की चारों क्वांटिटी क्या होगी पूरी, तो यानी कि आपका क्या था 1:7 किसके इक्वल आएगा 12:84। अब देखिए आपको पता है 84 किससे डिविजिबल है 12 से, तब आप इसे कैंसिल आउट जब करोगे तो यहाँ पे भी 1/7 ही आएगा और यहाँ पे भी आपका 1/7 ही आ रहा है। इसे तो आप क्या बोलते हो, प्रोपोर्शन बोलते हो, जब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है आपकी राइट हैंड साइड की। तो ये हमने अपनी जो एक क्वांटिटी आपको गिवन नहीं थी उसकी वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये आपको दिया हुआ है प्रोपोर्शन में। अब हमने ये सीखा था प्रोपोर्शन में कि ज़रूरी नहीं है प्रोपोर्शन में सारी काइंड क्या हो, सेम हो। अब देखिए पहले क्या दिया हुआ है किलोग्राम, सेकंड वाली को हम निकाल लेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा x वही हमें निकालना है। तो यानी कि वो भी आपका किलोग्राम में ही होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट टू क्वांटिटीज़ की काइंड क्या है, सेम है, मीटर मीटर। तो फर्स्ट और सेकेंड की भी तो सेम ही होगी ना, तो x की क्या होगी किलोग्राम में। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे निकाल लोगे। मैं इसे इस तरीके से रीराइट करके लिख सकती हूँ 102 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाई 110। अब हम इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या फिर जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से करिए। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है 102, इसको मैं इधर ले जाती हूँ 110 और डिवाइड में मेरा क्या आ जाएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में, और x को मैं भेज देती हूँ उधर क्योंकि उसकी मुझे निकालनी है वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है अब 34 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 102 जो है 34 से डिवाइड होता है किस पे, क्वेश्चन क्या आएगा 3 पे। अब 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 0 से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, x की वैल्यू आई। और क्या ये आंसर सफिशिएंट है आपका x की वैल्यू में, नहीं, यूनिट लगाना मत भूल जाना। इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी किलोग्राम, क्योंकि आपको सेकंड की वैल्यू निकालनी थी, और वो उसकी यूनिट क्या आएगी आपकी किलोग्राम, क्योंकि काइंड ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटीज आर सेम एंड लास्ट टू क्वांटिटीज आर सेम। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से हो, इक्वालिटी के साइन में हो, या फिर इस तरीके से हो, बात एक ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोपोर्शन का साइन भी है, इक्वालिटी का साइन और प्रोपोर्शन का साइन ये भी है। इसे आप कैसे रीड करोगे, 102 किलोग्राम इज टू x एज 34 मीटर इज टू क्या ये 110 मीटर। अब हम करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस।